नया IBN 7 हौसला है। आपका स्वागत है IBN में। बांद्रा की इलेक्शन, इसके बारे में पहले बात करते हैं। बांद्रा की तरफ हम जा रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके भाषण सुन रहा हूं, स्पेशली अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने जो भाषण किया उसमें उनके क्रिटिसिज्म का रुख कांग्रेस की ओर है, ऐसा मुझे लगा। तो नारायण राणे पर आप इतना क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या वो आपके एनिमी नंबर 1 है? नहीं, हमारा टारगेट जो है वो इलेक्शन जीतना है और हमारे सामने दोनों पार्टीज हैं, हमारे दोनों अपोनेंट्स हैं, एक कांग्रेस है और एक शिवसेना है। तो हमको हमारा टारगेट इलेक्शन जीतना है और ये बात बिल्कुल आपकी गलत है कि हम सिर्फ एक ही पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। अगर ये इल्ज़ाम कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, हम अपनी स्पीचेस में जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आपके पास भी होगी, हम स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट जो 6-7 महीने हुए फडणवीस साहब की, उसमें जो बीफ बैन हुआ, मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मिला और जो बिल्कुल ही मीगर एलोकेशन दिया गया है माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री के लिए, और फिर ये जो 10-11 महीने की न्यू गवर्नमेंट रही है NDA की पूरे कंट्री में, और फिर जाहिर है कांग्रेस हमारे अपोनेंट है तो हम इनके बारे में बोलेंगे। वोट आपको हासिल करना और आपको पता है कि आपका वोट कांग्रेस से आएगा। मतलब जो लोग हमारा वोट जो बांद्रा ईस्ट के पूरे लोग हैं, हम उनसे अपनी बात रखकर यही कह रहे हैं कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए, क्योंकि राजा रहबर पिछले बार इलेक्शन लड़े, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। वहां पर ये बाई इलेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो MLA जीते थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई, मगर एक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो दूर से उनको लाया गया है। एक इमोटिव इशू है, यकीनन एक इंसान की मौत हुई है। तो बांद्रा ईस्ट की आवाम को यह फैसला करना है कि जो कंसिस्टेंटली, कंस्ट्रक्टिवली और एक्सेसिबल रहेगा। हम किसी पर सॉफ्ट नहीं है, हम अपने जो हमारे इश्यूज हैं उसको सामने रख रहे हैं। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, जो सोल ऑब्जेक्टिव है कि हमारा कैंडिडेट राजा रहबर जीते, और उसीलिए हम वो अपनी बात को रख रहे हैं पब्लिक मीटिंग्स के जरिए। आप ये बता नहीं रहे, पर फिर से मैं आपसे पूछूंगा, आपका प्राइमरी जो अपोजिशन है वो कौन है? क्योंकि हमारा प्राइमरी अपोजिशन कम्युनल पार्टीज है और वो अपॉर्चुनिस्टिक पार्टीज हैं जो वक्त पड़ने पर सेकुलरिज्म का लबाबा ओढ़ लेते हैं और वक्त पड़ने पर कम्युनिज्म की बातें भी करते हैं। मैं सीधा पूछता हूँ, शिवसेना BJP आपका प्राइमरी अपोजिशन है या कांग्रेस NCP? दोनों हमारे अपोजिशन। मराठवाड़ा चलते हैं, भोकर में भी चुनाव हो रहे हैं। भोकर नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस के साथ आपका टकराव होता, वहां आपने इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया है। आप पर आरोप यह लगा है कि आप भोकर का चुनाव अशोक चव्हाण को हेल्प करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या आपकी सेटिंग है अशोक चव्हाण के साथ? ये आप हमसे ज्यादा पॉलिटिशियन, आप जर्नलिस्ट हो गए। 1 मिनट भी नहीं हुआ आप अपनी बात को चेंज कर दिए। अभी आप बोल रहे थे मैं कांग्रेस पे सॉफ्ट हूं, अब आप बोल रहे मैं शिवसेना पे सॉफ्ट हूं, अब आप बोल रहे मैं कांग्रेस पे सॉफ्ट। मैं कह रहा हूं अशोक चव्हाण पे सॉफ्ट हूं। मैं कह रहा हूं अशोक चव्हाण पे सॉफ्ट है। भाई देखिए, क्या भोकर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? कांग्रेस पार्टी की रियलिटी यह है कि उसमें 2 ग्रुप्स नहीं रहते, उसमें कई ग्रुप्स रहते। तो आप एक ग्रुप के साथ? मैं किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं हूँ। नांदेड़ में लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ा अशोक चव्हाण के खिलाफ, भोकर में विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ा आपने अमिता चव्हाण के खिलाफ, यहाँ तक कि वहां जो शिवाजी नगर वार्ड है जहां अशोक चव्हाण रहते, वहां म्यूनिसिपल इलेक्शन भी नहीं लड़ा आपने। अब भोकर में आप नगर परिषद नहीं लड़ रहे। तो इन सब चीजों से लगता तो यही है कि आप अशोक चव्हाण के खिलाफ डायरेक्ट आपको उनको अपोजिशन करना नहीं चाहते। क्या ऐसी कोई बात है? कोई बात नहीं है ऐसी। क्या अशोक राव चौहान साहब आकर कैंपेन खिलाफ नहीं किए सैयद मोइन के असेंबली इलेक्शन में? पर आप उनके डायरेक्टली खिलाफ नहीं लड़ रहे? नहीं, असेंबली इलेक्शन में क्या उन्होंने कैंपेन नहीं किया? क्या मोइन के खिलाफ वो कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस का? नहीं, पर मेरे हमारे नहीं, देखिए ये गलत है। आप जो बात कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको, आप जो बता रहे हैं क्यों खड़ा नहीं किया, तो भाई पार्टी का फैसला है, हम ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रांग नहीं है तो नहीं लड़ रहे। ठीक है, पहले भी महाराष्ट्र में दलित और मुस्लिमों को साथ में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ज्यादा उसमें कोई किसी को सक्सेस नहीं मिली थी। क्या आपने ऐसा नहीं कभी सोचा कि जो छोटे छोटे दलित फ्रैक्शंस है, स्पेशली RPI मूवमेंट के जो बचे हुए फ्रैक्शंस है, उनके साथ अलायंस करके चुनाव लड़ने का आपने कभी सोचा नहीं?
देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे अखलास के साथ कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ दलित और माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शंस का, यकीनन मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स अपार्ट ये अंडरस्टैंडिंग पैदा होना बहुत ज़रूरी है, ये लोगों को करीब आना ज़रूरी है। अब इलेक्शन की बात तो लगभग हुई है, लेकिन आइडियोलॉजी की बातें बचती है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये पार्टी नहीं है, लोगों को आपकी सोच भी समझनी है। तो आपकी बेसिक सोच क्या है? आप खुद को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, मैंने वेबसाइट पे भी देखा है, लेकिन सेक्युलर पार्टी कहते हुए आप सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करते हैं। नहीं, सेक्युलर पार्टी कहते हुए मुसलमानों की बात करना कम्युनिज्म तो नहीं है। सेक्युलर पार्टी कहते हुए अभी आपने कहा कि आपके भाषणों में दलित का जिक्र हो रहा है, तो वो भी तो सेक्युलरिज्म की निशानी है। गंगाधर गड़े साहब जो आज शिवसेना में चले गए, अगर आप देख लेंगे उनको सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिले, वो आपको वो रिजल्ट से मालूम हो जाएगा कि ज़्यादा मुसलमानों ने उनको वोट दिया। हम शोलापुर में हमारे ओबीसी भाइयों को खड़ा किए, वहाँ पर भी किए। तो ये इसको बोलना है कि सिर्फ ये एक माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। पर आपकी पार्टी प्राइमरीली मुसलमानों के हकों के लड़ने के लिए बनी है। हमारी पार्टी प्राइमरीली इसलिए बनी है कि जो वीकर सेक्शंस हैं, जो एक्सप्लॉइटिव क्लास हैं, जो वॉइसलेस पीपल हैं, उनके लिए हम आवाज़ उठाएं, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। और हमारा मानना यह है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं मिलेगा, आपके सोशल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हल होने वाले नहीं हैं। पर आपकी पार्टी का नाम ही है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब यूनियन ऑफ मुस्लिम्स। देखिए, नाम तो सबके बड़े बड़े हैं, मगर काम किसके कैसे कैसे हैं। नाम तो बहुत लोगों के बड़े बड़े नाम हैं, नाथूराम है, और क्या हुआ? महात्मा गांधी का कत्ल हुआ। मुसलमानों की आज की महाराष्ट्र की जो हालत है, उसके बारे में आपकी पार्टी के उम्मीदवार भी बात कर रहे हैं कि उनको जो हक है वो मिले नहीं है। तो इतने सालों में अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों पर अन्याय हुआ है, ऐसा लगता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? खुद मुसलमान है, कांग्रेस है, आरएसएस, बीजेपी, या और कोई है? यकीनन हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदार इस हद तक हैं, इस हद तक हम जिम्मेदार हैं कि हमने जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही हमको सबसे बड़ा धोखा किया। जिनको हमने वोट दिया उन्होंने हमको वोट के सिले में गुर्बत दी। अब कांग्रेस की बात, हमको जेलों में भिजाया और हमारे सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं किया। और यही चीज है कि हम आज इन तमाम चीजों को उठा रहे हैं। और आपका जो सवाल था कि बड़ा तबका दलितों का भी है जिनसे इंसाफ नहीं हुआ। जोखड़ा में क्या हुआ? सब मैं गया वहां पर, कितना बर्बरियत और कितना बुरा सलूक वहां पर किया गया उन दलितों के साथ। क्या कांग्रेस की वजह से हुआ है? मतलब आपके बोलने से तो वैसा ही लग रहा है कि कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की हालत है। यकीनन सबसे ज्यादा साल हुकूमत महाराष्ट्र में कांग्रेस की रही, फिर 15 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी की रही, और फिर इन्हीं के दौर में जितना सच्चर कमेटी आई कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो सच्चर कमेटी बताती है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बताती है, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, महमूद उर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है। तो ये सब तो सब इनके ही दौर में हुआ है, और इन्हीं के दौर में रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बता रही हैं कि महाराष्ट्र में गरीबी के एतबार से, रोजगार के एतबार से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा दलितों से भी कम हो गया बाज़ मुकामात पर। तो आपका कहना है कि उनकी वजह से ये हुआ है? यकीनन ये आप रूलिंग क्लास हैं। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं शिवसेना बीजेपी वाले के अपीजमेंट, और फिर ये कहते हैं कि हम आपके मसीहा हैं। तो ना हमारा अगर अपीजमेंट होता हमारा, मान लीजिए, तो फिर ये महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट में क्या होता? और अगर ये वाकई में हमारे सच्चे दोस्त होते तो फिर ये हमारा हाल नहीं होता। तो अब जो कांग्रेस है वो तो सत्ता से चली गई है और शिवसेना बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आई है। उन्होंने जो पहले कुछ डिसीजंस लिए हैं उनमें एक बात तो है कि बीफ बैन लग गया है, वो पहले ही मंजूर हुआ था लेकिन अब इस पर अप्रूवल लग गया है। बीफ बैन के बाद अब सरकार ये भी सोच रही है कि बाकी भी चीजों के इस पर स्लॉटर पर बैन किया जाए, ऐसा वकील ने कोर्ट में कहा है, सरकार के वकील। हम लोग ये इंटरव्यू मुंबई में कर रहे हैं। हाँ। और जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है शिवसेना कहती है कि रात भर मुंबई खुला रहे, रेस्टोरेंट खुला रहे, तो लोगों को क्या खिलाएंगे आप? तरकारी खिलाएंगे, स्पिनच खिलाएंगे, स्पेगेटी खिलाएंगे? क्या करिए? क्या मुंबई में अंडा बंद होएगा, आमलेट नहीं बनेगा, सनी
सनीसाइड नहीं होगा। स्लॉटर के बारे में आप नहीं, बताइए। अरे अरे भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ, आप क्या क्या चीजें बंद कर देंगे? क्या मुंबई में जो हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ पर चिकन नहीं मिलेगा, यहाँ पर मच्छी नहीं मिलेगी, यहाँ पर झींगा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रूरल्टी है। ठीक है, करिए, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे देखेंगे, मालूम होगा। एक तो आप बीफ बैन कर दिए और पूरा लेदर इंडस्ट्री को आप महाराष्ट्र में सुला दिए। कोल्हापुर की चप्पल क्या प्लास्टिक में बनती है? तो सारी दुनिया ही मशहूर है। वही प्राइम मिनिस्टर जो महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेनिंग को आए थे, वहां पर जाकर कहा था कि कोल्हापुर की चप्पल पहनकर लोग मुल्क की तरक्की करेंगे। अब कोल्हापुरी चप्पल कहां बनेगी? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम हमारा लेदर का ट्रेड जो 5 बिलियन है उसको 25 बिलियन करेंगे 5 साल में, जब आप यहीं पर उनको दम तोड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना है ये हिंदुओं के लिए एक सेंटिमेंटल इशू है बीफ। मैं आपसे यही कह रहा हूं, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं। पर आपकी पार्टी मजहब की बात करती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा मजहब को मुसल्लत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर जो मेरा मजहब बोलता है करो। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुल्क सेलिब्रेट करता है पूरे रिलीजन्स को, यही तो इस मुल्क की खासियत है। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरा मजहब है, मेरी है, अरे भाई काऊ पे बैन है, हम उसका एहतराम करते, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर आप बोलॉक्स पे बैन कर दिए। आम दिनों में महाराष्ट्र में 60% फॉडर अवेलेबल नहीं होता। खुदा ना खास्ता कभी मानसून फेल हो गया, लाखों बार खुदा ना खास्ता, कैसा करेंगे आप? वो लेदर इंडस्ट्री का क्या होगा? और फिर ये गरीब आवाम की ग़िज़ा है। आज इतना इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, कोई 440 का मटन नहीं खरीद सकता मेरे भाई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भाषण किए हैं, क्या आप उनसे डू यू अग्री विद देम ऑन ऑल द थिंग्स व्हिच ही हैज सेड? मेरे अग्री होने या नहीं होने का सवाल ही अब पैदा नहीं होता, जब आपसे और मेरे से ज्यादा जो इंसाफ की जगह है वो कोर्ट है तो सभी चीजें रिपोर्ट की गई तो ठीक है, ये एलिज्ड टू हैव बीन मेड। देखिए, आप उनको मुजरिम मत बनाइए। एलिज्ड टू हैव बीन सेड, एलिज्ड टू हैव बीन सेड में वो कोर्ट फैसला करेगा। जब आप एलिज्ड टू हैव बीन सेड कह रहे हैं, पर आदिलाबाद में उन्होंने जो भाषण एलिज्ड टू हैव, देखिए इसीलिए तो केस चल रहा है। भाषण केस चल नहीं, वीडियो भी अवेलेबल है। उन्होंने कहा था 18 करोड़ मुसलमानों को 15 मिनट के लिए देश दे दो हाथ में। चल रहा है, केस चल रहा है, वीडियो भी अवेलेबल है। केस चल रहा है, कोर्ट फैसला करेगा। आपके प्रोग्राम में हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने 93 ब्लास्ट का भी एक तरीके से समर्थन किया था। उन्होंने कहा था ये बाबरी का नेचुरल रिएक्शन है। डू यू अग्री विद हिम? देखिए, ये जो भी मुद्दे हैं जो कोर्ट में ज़ेर दौरान है, कोर्ट इस पर फैसला करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वरुण गांधी को जब इंसाफ मिल सकता है, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी इंसाफ मिलेगा। एक सवाल बस बचता है, और उसके जो रिपरकशंस है वो इलेक्शन पे हो सकते हैं। इतिहास का सवाल है, लेकिन आपका अब स्टैंड क्या है ये पूछना है। मराठवाड़ा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, और मराठवाड़ा में रजाकारों ने जुल्म ढाए थे, और जो रजाकार लीडर थे कासिम रिजवी, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ MIM। बाद में ऑब्वियसली 48 के बाद सब चीजें बदल गई हैं, लेकिन अब रजाकार मूवमेंट की तरफ MIM कैसे देखती है? आपकी क्या स्टैंड है? मैं रजाकार नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुआ। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए। पर आपको लगता है जो रजाकारों ने किया वो बुरा हुआ? अब उस पर आप बात करेंगे, आपकी क्या राय है? आप औरंगाबाद में रहते, पंडित सुंदरलाल रिपोर्ट की बात करेंगे आप? पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट ने कहा था कि 50,000 लोगों का जेनोसाइड हुआ है। अब जब बात आप पुरानी कर रहे हैं तो फिर इसको भी तब से मिलाइए। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर नहीं, ही इज नॉट रिलेटेड टू आवर पार्टी। Qasim Rizvi was one of the founders of No, MIM. this is a party which has no connection whatsoever with रज़ाकार। जो रज़ाकार थे वो चले गए पाकिस्तान को। मैं आपसे बता रहा हूं कि पुलिस सेक्शन में जो जुल्म हुआ आप उसको मानते नहीं मानते? ऑपरेशन पोलो जिसको कहते हैं। और ये मेरे आपके अल्फाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के नेहरू मेमोरियल में वहां पर रिपोर्ट दस्तयाब है। चलिए इस पर बहस करते हैं। बिल्कुल, उस पर भी बहस कर लीजिए। बिल्कुल, उस पर भी बहस करेंगे। मैं बस यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि रजाकारों वाली जो MIM थी उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ये MIM का नया वर्जन है। ये पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील किया गया। हाँ, ये पता है। ये पार्टी को कहा गया कि इंडिया विद इन द 4
वॉल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल रहेगी। और यही चीज हम चल रहे हैं। और जो रजाकार थे वो चले गए पाकिस्तान को, हमसे उनसे क्या करना है। पर उन्होंने जो किया वो गलत किया, ऐसा आपको लगता है? अगर पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में सुंदरलाल साहब ने कहा कि 50,000 लोगों का कत्लेआम हुआ तो वो भी गलत है। जितने करोड़ों में मुसलमान आज हिंदुस्तान में रहते हैं, सबसे ज्यादा वतन के वफादार वो लोग हैं किसी भी मजहब के मानने वालों से। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हम नॉट ओनली इंडियंस बाय बर्थ है बट बाय चॉइस हम इंडियंस हैं। हमारे सामने चॉइस ना बोले हम रिजेक्ट किए, नहीं, हम जिना के 2 नेशन थियोरी को रिजेक्ट करते हैं। यही हमारा वतन है। हम इसी खाक में पैदा हुए और इसी खाक में जाएंगे। आप जो मुसलमानों की बातें कर रहे हैं, वैसे ही शिवसेना हिंदुओं के हकों की बात करता है। तो क्या एमआईएम और शिवसेना एक ही कॉइन के 2 हिस्से नहीं लगते? अरे आप कभी मेरे को बोल रहे हैं अशोक चौहान से मिला दे रहे हैं। बिल्कुल, कभी आप मुझे आपका स्टैंड भी चेंज होता जा रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए दोनों की पॉलिसी सिमिलर? देखिए, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए क्या कहा उसने। जस्टिस श्री कृष्णा ने किसकी पार्टी का जिक्र किया, किसके बयानात का जिक्र किया। दूसरी बात, किसने कहा था कि लड्डे कौन, आज शिवसेना के एग्रेसिज्म कहाँ गया उनका आज, जब हमारे बॉर्डर पर इतने हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, कहाँ धरना उन लोगों का? कुछ धरना नहीं हो रहा, कुछ बात नहीं कर रहे। और अब जब आप पूछते हैं भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, बोलते हम लिख दिए ना एडिटोरियल हमारे अखबार में। इस एग्रेसिवनेस पावर में आते ही वो बड़े खामोश हो जाते हैं। तो ये सिलेक्टिव एमनीजिया जो उनको हो जाता है पावर में, इस पर मुझे परेशान। तो आपको लगता है वो यही पे अग्रेसिव रहते हैं? मुंबई में नहीं, मुंबई अग्नि वो तो एक बात तो रियलिटी मानना पड़ेगा, शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। मगर ये पावर में जैसे आ जाते, ये हिंदुत्व को भूल जाते। ये क्या है वो समझ में नहीं आता। ये नेशनलिज्म को भूल जाते जैसा पावर में आ गए हैं। बिल्कुल, आपने उनके एजेंडा की बात की। आखिरी सवाल आपके एजेंडा के बारे में। महाराष्ट्र में आप एमआईएम का फ्यूचर कैसे देखते हैं? आगे आप कौन से जगहों पे जाना चाहेंगे और कहां इलेक्शंस लड़ना चाहेंगे? देखिए, बांद्रा ईस्ट में इलेक्शन हुआ, हम आके स्पीच दे सकते हैं। नॉर्मल डेज में परमिशन पूछे तो नहीं, क्यों नहीं देते भाई? हमको अपनी बात रखने दीजिए। आप हमारे से आपके पार्टी के लीडर के खिलाफ इतनी केसेस है, इसलिए शायद ये होता होगा। फिर यहाँ पर क्यों नहीं केस बुक हो रहा? मेरा सवाल फिर से, आप एक्सपेंशन के बारे में महाराष्ट्र में क्या सोचते हैं? आखिरी सवाल। नहीं, हम बराबर एक्सपेंड करेंगे, अच्छी तरह एक्सपेंड करेंगे और चौतरफ जाएंगे, जहां जहां जा सकते हैं हम जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में करेंगे? नहीं, पूरा भाई महाराष्ट्र है, ये बहुत बड़ा स्टेट है हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश के बाद, तो मजाक नहीं है। तो हमको धीरे यकीनन स्लो एंड स्टडी एंड एक ऑर्गेनाइज वे में हम काम करेंगे। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए थैंक यू।